बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके बारे में हम डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। इसका कोर्स कोड है कैम 322। 4 क्रेडिट आर का ये सब्जेक्ट है। 3 क्रेडिट आर जो है इसमें थ्योरी है और 1 क्रेडिट आर जो है इसमें प्रैक्टिकल है। कोर्स प्लान के अकॉर्डिंग ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई है और किस कौन कौन से स्टेजेस से ये गुजर कर जो है वो इस लेवल पर पहुंचा है और इस मॉडिफाइड फॉर्म में पहुंचा है। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। वी नाउ नो ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ओवर 100 एलिमेंट्स। कहता है कि हम मौजूदा दौर में इस वक्त जो है वो हम 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स को जो है वो जानते हैं। अ सेंचुरी अगो, 100 साल पहले, मोर देन 60 ऑफ दीज वर ऑलरेडी नोन, कि 60 एलिमेंट से ज़्यादा जो थे वो जाने जाते थे। एंड नेचुरली अटेम्प्ट्स वर मेड टू रिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स इन सम वे। वो कहता है कि ये जो 100 साल पहले 60 एलिमेंट्स जो हम दरियाफ्त कर चुके थे उनकी प्रॉपर्टीज को मिलाने के लिए कि वो किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज असल में एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करती हैं ताकि हम उनको क्लासीफाई कर सकें। तो पहली अटेम्प्ट जो थी वो तब की गई। वन ऑब्वियस मेथड वाज टू क्लासीफाई देम एज मेटल एंड नॉन मेटल। जो पहला मेथड था कि हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करें, ठीक है, वो था ऑन द बेसिस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें हम देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की बेस पे जो है वो उनको क्या किया गया था, सेपरेट आउट किया गया था। तब मेटल का ये कॉन्सेप्ट था कि जो भी चीज इन हार्ड फॉर्म में मौजूद हो हम उसे मेटल कह देते थे, और अदर देन ऑल एलिमेंट्स वो सारी की सारी क्या थी, नॉन मेटल थी। लेकिन मॉडर्न डेफिनेशन में ये इस तरह से बिल्कुल भी मेटल्स की डेफिनेशन नहीं है कि जो हार्ड फॉर्म में मौजूद हो वही सिर्फ मेटल होती है। बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जैसे मरकरी है, तो ये मेटल्स के अंदर आता है लेकिन ये हार्ड फॉर्म में मौजूद नहीं होता। बट दिस क्लियरली डिड नॉट गो फॉर इनफ, लेकिन ये बहुत ज्यादा जो है इसमें तरक्की नहीं हो सकी। नेक्स्ट है, ओवर द नेक्स्ट 200 years a great deal of knowledge about the elements and compounds were gained। 2 साल से ज्यादा अरसा लगा, ठीक है, इस काम में कि हम एलिमेंट्स के बारे में और कंपाउंड्स के बारे में नॉलेज जो है वो जान सकें। बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, लेकिन 19th सेंचुरी का जब मिडल आया, अबाउट 60 एलिमेंट्स हैड बीन डिस्कवर्ड। तो 60 एलिमेंट जो थे वो क्या हो चुके थे, दरियाफ्त हो चुके थे। साइंटिस्ट बिगेन टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स इन द प्रॉपर्टीज of these elements and set about developing classification scheme। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि इन 60 एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को, पैटर्न को जानते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज का पैटर्न क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात जरूरी है, प्रॉपर्टीज से मुराद फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो उनको वो जानना चाहते थे कि किस तरह ये आपस में जो है अगर कोरिलेट करती हैं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो आपस में रिजेंबल कर रही हैं, अगर उनमें डिफरेंस आ रहा है तो किस बेस पे आ रहा है और किस प्रॉपर्टी में वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो एक क्लासिफिकेशन स्कीम जो थी वो बनाई गई थी मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी में। डिफरेंट इराज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, बहुत से इराज गुजरे हैं जिसकी बेस पे या जिसके अंदर जो है वो हमने पीरियोडिक टेबल को डेवलप करने की साइंटिस्ट ने क्या कोशिश की थी, ठीक है। सबसे पहले 1862 के अंदर एक फ्रेंच जियोलॉजिस्ट था, अलेक्जेंडर उसका नाम था, अलेक्जेंडर एमिल बिगॉयर डीसी। उसने क्या किया कि एटॉमिक वेट्स को क्या किया कि उसने प्लॉट किया एक पेपर के ऊपर, ठीक है। पेपर के ऊपर प्लॉट करके एंड वाउंड देम, और उन्हें क्या किया, वाउंड कर लिया, सर्कल में क्या किया, उसको लिपेट लिया।
और वो सर्कल कैसा था, बिल्कुल ऐसा था स्पाइरल लाइक, जिस तरह के एक स्प्रिंग का होता है अराउंड अ सिलेंडर, एक सिलेंडर के ऊपर। ठीक है, उसने क्या किया कि एटॉमिक वेट को एक पेपर टेप के ऊपर जो था वो लिखा, उसको जो है वो वाउंड किया, ठीक है, सर्कल में घुमाया, एक सिलेंडर लिया, उसके ऊपर जो है वो उसने रैप कर दिया। The design put similar elements onto corresponding points above and below one another. वो कहता है कि सिलेंडर के ऊपर कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जहां पर जो थे वो एक जैसी जो एलिमेंट्स थे वो एक खास पॉइंट के ऊपर आ गए। मसलन ये एक हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो हम क्या कहते हैं कि अगर एक एलिमेंट जो है, फॉर एग्जांपल लिथियम मेटल जो है वो ऑन द टॉप ऑफ सिलेंडर आ रही है, ठीक है, तो सेकंड जो होगी वो भी क्या आएगी, जो सेकंड मेटल होगी जैसे सोडियम है तो वो भी क्या होगी, फिर टॉप पे ही आएगी। तो इस तरह जो था उसने पहले एटॉमिक वेट्स को जो है वो लिख के सिलेंडर के ऊपर रैप किया, रैप करने के बाद जो था उसने देखा कि जो मोस्टली सिमिलर एलिमेंट्स थे वो एक स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर आ गए। ही कॉल्ड हिज मॉडल द हेलिक्स और स्क्रू। उसने इस मॉडल को हेलिक्स का नाम दिया और एक स्क्रू का नाम दिया। उसके बाद आता है डो ब्राइनर। डो ब्राइनर एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने ट्राई एड्स पेश किए। सबसे पहले हम यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी यूज की गई है ट्राई एड्स की, ठीक है। अब ट्राई एड्स क्या है? ट्राई एड्स का मतलब है एक ग्रुप बनाना जिसमें 3 एलिमेंट्स हों, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने क्या, द जर्मन केमिस्ट, एक जर्मन केमिस्ट था जॉन डो ब्राइनर, इन 1800 फर्स्ट ऑब्जर्व सिमिलैरिटीज इन द एलिमेंट्स। उसने एलिमेंट्स के दरमियान जो थी वो सिमिलैरिटीज जो थी वो डिस्क्राइब की ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। मैंने पहले भी बात की है कि जो सिमिलैरिटी या डिफरेंस हम बात करेंगे वो किस बेस पे होगा, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे। ही saw that there are groups consisting of 3 elements यानी ट्राइएड्स। वो कहता है कि हम यहाँ पर कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिनमें क्या है 3 ऐसे एलिमेंट हैं विच हैव सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिनमें क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी जो है वो पाई जाती है। इन एवरी ग्रुप, हर ग्रुप में, द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल ऑफ द एलिमेंट वाज हाफ ऑफ द सम ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। यानी उसने 3 ऐसे एलिमेंट्स लिए जिनको अगर जो है वो दोनों के एटॉमिक वेट को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया जाए तो जो थर्ड एलिमेंट आता था वो उसका क्या होता था, उसका एटॉमिक वेट हाफ होता था। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि कैसे। प्रॉपर्टीज ऑफ द मिडल एलिमेंट वर आल्सो एट द हाफ वे ऑफ द बोथ एलिमेंट्स। वो कहता है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज होती थी वो हाफ होती थी, हाफ यानी ऊपर वाले से मिलती थी और हाफ जो थी वो नीचे वाले में से मिलती थी। डो ब्राइनर कॉल्ड दिस ग्रुपिंग मेथड एज द लॉ ऑफ ट्राइएड्स। उसने ग्रुपिंग मेथड को किसका नाम दे दिया, लॉ ऑफ ट्राइएड्स। लेटर ऑन it was found that this law was not true for every element and hence it was not successful। लेकिन बाद में जैसे ही मॉडिफिकेशंस आई, नई न्यू रिसर्च आई, ठीक है, तो ये जो लॉ था ये क्या हो गया, डिस्प्रूव हो गया। ये है डो ब्राइनर का ट्राइएड्स। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि ये हमारे पास है लिथियम, ठीक है, ये सोडियम और ये पोटाशियम। अब उसने क्या किया, इन 3 एलिमेंट्स को लिया, पहले उसने 2 एलिमेंट्स लिए, उसने कहा लिथियम और पोटाशियम को लेते हैं। लिथियम का जो एटॉमिक वेट है, ठीक है, उसने कहा कि ये लिथियम का एटॉमिक वेट होता है 7, ठीक है, और पोटेशियम का कितना होता है 39। इन दोनों को जमा किया और 2 पे डिवाइड किया। जब 2 पे डिवाइड किया तो जो मैस निकला वो किसका था, सोडियम का। ये एग्जांपल है, सोडियम का एटॉमिक वेट किसके बराबर होता है, एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक वेट ऑफ पोटेशियम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ये 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 23। तो उसने ऐसे कहा कि जो सोडियम एलिमेंट आया है वो असल में लिथियम और पोटाशियम को, ठीक है, वो आप उनके एटॉमिक वेट को आपस में मिला के 2 पे डिवाइड करके, ठीक है, तो हमारे पास जो है ये सोडियम एलिमेंट आया है और इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो हाफ वे जो है वो लिथियम से मिलती हैं और हाफ वे जो है वो, यानी कि एक तरह से सोडियम से मिलती हैं आधी, और दूसरे जो है वो हाफ वो किससे मिलती हैं, पोटाशियम से। तो इस तरह उसने जो है वो ट्राइएड्स का नाम दिया। लेकिन बाद में ये जो ट्राइएड वाला जो मेथड था ये क्या हो गया था, डिस्प्रूव हो गया था। सेकेंड है 1864 में इंग्लिश केमिस्ट जॉन न्यूलैंड्स नोटिस दैट, एक न्यूलैंड्स आया था, ठीक है, इंग्लिश केमिस्ट था एक,
इफ द एलिमेंट्स वर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट की बुनियाद पे तरतीब दिया जाए, देयर वाज अ पीरियोडिक सिमिलैरिटी एवरी 7 एलिमेंट्स। अब यहाँ पर एक बात बहुत जो है वो याद रखने वाली है, तब जो है वो नोबल गैसेस का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। ये बात याद रखनी है कि तब नोबल गैसेस का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। ही प्रपोज हिज लॉ ऑफ ऑक्टेव, उसने कहा कि हम 8 एलिमेंट को इस तरह से तरतीब देते हैं कि हर 7वां जो 7th एलिमेंट है वो इस तरह से उसी एलिमेंट के नीचे आ जाता है जिससे वो प्रॉपर्टीज में रिजेबलेंस रखता है, ठीक है। विच इज वाई न्यूलैंड्स टेबल had a periodicity of 7th rather than 8। अब ये बात वही बात है, जरूरी याद रखने वाली है कि भाई ऐसा क्यों है कि 8वां एलिमेंट क्यों नहीं आया। तो वो 8वां इस बेस पे था कि मैंने कहा कि नोबल गैस अभी तब दरियाफ्त नहीं हुई थी, या नोबल गैसेस को उसमें इंक्लूड अभी नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये हमारे पास है लॉ ऑफ ऑक्टेव, यहाँ से हम समझते हैं। देखें, सबसे पहला एलिमेंट है लिथियम, फिर है बेरिलियम, फिर है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। उसने एटॉमिक वेट पे लिथियम का एटॉमिक वेट है 7, बेरिलियम का है 9, बोरोन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है और फ्लोरीन का 19 है। उसने कहा अगर एलिमेंट्स को उनकी एटॉमिक वेट की बुनियाद पर जो है वो अरेंज किया जाए, ठीक है। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6, यानी कि अगर स्टार्ट करें लिथियम 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब 7 एलिमेंट्स यहां पर बनते हैं, तो उसने कहा कि हम लिथियम से स्टार्ट नहीं करेंगे, यानी जिस ग्रुप को हम देखना चाहते हैं उससे स्टार्ट नहीं करेंगे, उससे नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। यानी हम कहां से स्टार्ट करेंगे, बेरिलियम से। तो जब बेरिलियम से हमने स्टार्ट किया तो यहां तक 6 एलिमेंट बनते हैं। जो 7th एलिमेंट आएगा वो बिल्कुल सोडियम के नीचे आ जाएगा, और वो उसने कहा कि जो लिथियम के बिल्कुल नीचे आया है 7th एलिमेंट, ठीक है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल रिजेंबल कर रही है किसके साथ है, लिथियम के साथ। इस एग्जांपल को एक और तरह से समझते हैं। देखें, ये सोडियम है, मैं चाहता हूं कि इसके नीचे जो एलिमेंट आए वो बिल्कुल इससे रिजेंबल करता हो, तो मैं इसको बेस बना रहा हूँ, ठीक है। इससे नेक्स्ट जो है वो मैं काउंट करना शुरू कर देता हूँ। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये 6 एलिमेंट्स है। जब मैं 7 पे पहुंचा तो 7 मेरे पास कौन सा आ रहा था, पोटाशियम आ रहा था, ठीक है। और पोटाशियम जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि सोडियम एक मेटल है, तो पोटाशियम भी क्या है, मेटल है। और कौन सी मेटल है, अल्कली मेटल है। तो इन दोनों की आपस में प्रॉपर्टीज जो थी वो क्या कर रही थी, रिजेंबल कर रही थी। इसी को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं कि हम फ्लोरीन को बेस बनाते हैं। ये देखिए, ये फ्लोरीन को हमने बेस बना लिया। अब हमने फ्लोरीन को एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है, इसको बेस बना देना है। इससे आगे हमने जो है स्टार्ट करना है। ये देखें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये 6 एलिमेंट हो गए। और 7th एलिमेंट जो क्लोरीन आया है वो बिल्कुल रिजेंबल करता है, एज वी नो दैट दीज आर हैलोजेंस, ठीक है। तो वो बिल्कुल रिजेंबल कर रहा है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, क्योंकि फ्लोरीन भी हैलोजन है, क्लोरीन भी हैलोजन। तो इस क्लोरीन की प्रॉपर्टी जो है वो किसके साथ मिल रही थी, फ्लोरीन के। तो इस तरह उसने कहा था कि अगर एलिमेंट्स को इस तरह एटॉमिक वेट की बुनियाद पर अरेंज किया जाए तो हर 7th एलिमेंट जो है वो अपने जैसे एलिमेंट के बिल्कुल नीचे आ जाता है। आई होप दैट इट इज क्लियर। 1868 के अंदर जो एक लॉथर मायर था, उसने क्या किया, एक पीरियोडिक टेबल कंपाइल किया जिसमें 56 एलिमेंट जो थे वो उसने रखे ऑन अ रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मोलर वॉल्यूम। अब लॉथर मायर जो था उसने सिर्फ एक प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी को बेस बनाया, और वो क्या था, मोलर वॉल्यूम। और उसने इस मोलर वॉल्यूम को बेस बनाकर 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया, ठीक है। वंस अगेन द एलिमेंट्स वर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, ठीक है। तो फिर क्या किया, एक दफा फिर से वही हुआ कि एटॉमिक वेट की बुनियाद पर जो थे वो क्या किया, उसने एटॉमिक वेट की बुनियाद पर एलिमेंट्स को अरेंज किया। Mayer's work was not published until 1870। उसने 2 साल तक इसका काम पब्लिश नहीं हो सका, क्योंकि उसने बेस बनाया था सिर्फ और सिर्फ किसको, एक प्रॉपर्टी को, और वो भी क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टी थी। लेकिन हम किसी एक प्रॉपर्टी की बुनियाद पे
किसी भी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ रिजेंबल या उसी ग्रुप में हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। 1869 के अंदर एक रशियन केमिस्ट था मेंडलीव, इसका काम बहुत अहम था। इसने क्या किया, इसने एक पीरियोडिक टेबल बनाया, ठीक है, और उस पीरियोडिक टेबल की बुनियाद थी एटॉमिक वेट। उसने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया। एलिमेंट्स को अरेंज किस तरह किया, एटॉमिक वेट की बुनियाद पर, बट अरेंज पीरियोडिकली, एक तरतीब से उसने क्या किया, अरेंज किया, जिस तरह हम न्यू लैंड के ऑक्टेव में पढ़ के आए हैं। एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अपीयर्ड अंडर ईच अदर, जो एक जैसे प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट थे वो एक दूसरे के नीचे आते गए। गैप्स वर लेफ्ट फॉर येट, अभी तक गैप जो थे वो बाकी थे। टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स के लिए जो अभी डिस्कवर है नहीं हुए थे। इसका मतलब यह है पीरियोडिक टेबल क्या था, इनकम्प्लीट था। वहां पर कुछ ऐसे गैप्स मौजूद थे जहां पर वो उस एलिमेंट्स ने आना था जो अभी दरियाफ्त नहीं हुआ था। ये उसकी तस्वीर है, ठीक है। एलिमेंट्स 101 इज कॉल्ड मेंडलीव, ठीक है। तो ये उसने बात की थी कि मेंडलीव डिजाइन्ड अ चार्ट दैट अलाउड द नॉन एलिमेंट्स टू बी ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। उसने क्या किया था कि नॉन जो एलिमेंट्स है, जो दरियाफ्त हो चुके थे, उनको क्या किया था, अरेंज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट की। नेक्स्ट है विलियम रैमसे, ठीक है। उसने क्या किया था, नोबल गैसेस को दरियाफ्त किया था। उसने क्या किया था, नोबल गैसेस को दरियाफ्त किया था। अब नोबल गैसेस को दरियाफ्त करने से क्या हुआ कि उसने ये पता चला कि एक ऐसा ग्रुप पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद है, ऐसे एलिमेंट्स का ग्रुप पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद है, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टी जो थी वो सबसे डिफरेंट थी। द नोबल गैसेस एडेड फर्दर प्रूफ टू द एक्यूरेसी ऑफ मेंडलीव टेबल। जब नोबल गैसेस दरियाफ्त हुई तो उन्होंने क्या किया, फर्दर जो था एक प्रूफ के तौर पे साबित हुई फॉर द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये उसकी तस्वीर है 1894 के अंदर, ये उसने जो है था वो काम किया था। नेक्स्ट है 1913, हेनरी मॉजले डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच ऑफ द नॉन एलिमेंट्स। उसने क्या किया, मॉजले ने एटॉमिक नंबर दरियाफ्त किया, एक नई चीज आ गई, एक नई प्रॉपर्टी आ गई, और वो एटॉमिक नंबर था। क्या हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर जो होता है, इट इज द proton number is known as atomic number. He realized that if the elements were arranged in order of increasing atomic number rather than atomic weight, यानी कि मेंडलीव और मोजले में ये डिफरेंस था कि मेंडलीव ने क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट, और जो मोजले था उसने क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। दे गिव अ बेटर फिट विद इन द पीरियोडिक टेबल। तो इस तरह से उसने क्या किया, एक अच्छा उम्दा जो था वो पीरियोडिक टेबल उसने तरतीब दिया। 1928 के अंदर एक फ्रेंच साइंटिस्ट था चार्ल्स, उसने क्या किया, मैथमेटिकल पैटर्न टू इन्वेस्टिगेट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। ही ग्रुप एलिमेंट्स इनटू ब्लॉक्स नेम्ड आफ्टर देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। एक फ्रेंच साइंटिस्ट आया चार्ल्स, उसने क्या किया, सबसे पहले उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर करवाया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो थी वो कैसी होती है, ठीक है। सबसे पहले उसने ये जो था वो कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद उसने कहा कि अगर हम एलिमेंट को ग्रुप्स के अंदर यानी ब्लॉक्स के अंदर रख दें तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा बेटर होगा। तो इस बेस पे उसने जो था वो 4 जो थे वो ब्लॉक बनाए। एक था एस ब्लॉक, एस का मतलब होता है शार्प भी कहते हैं, स्फेरिकल भी कहते हैं, ठीक है, जो सर्कुलर के फॉर्म में होता है। पी ब्लॉक जो था वो प्रिंसिपल था। डी ब्लॉक डिफ्यूज भी कहते हैं, डम्बल भी कहते हैं, ठीक है, डम्बल शेप होती है। एंड एफ ब्लॉक जो था वो फंडामेंटल था, यानी कि इसकी अभी तक शेप जो है वो दरियाफ्त नहीं हो सकी, ना ही बयान की गई है। उसने 1944 के अंदर एक सीबॉर्ग प्रपोज, उसने क्या किया, एक एक्टिनाइड हाइपोथेसिस क्रिएट की, ठीक है। एक्टिनाइड हाइपोथेसिस क्रिएट करने के बाद उसने इसको पब्लिश किया, ठीक है, टेबल के अंदर इन 1945 के अंदर, यानी 1 साल लगा उसको एक्टिनाइड थ्योरी जो थी वो हाइपोथेसिस जो था उसको प्रूव पब्लिश करवाने में। The lanthanide and actinide series form the
2 rows under the periodic table of elements। और हम जानते हैं कि जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं वो क्या होते हैं अंडर द पीरियोडिक टेबल के अंदर नीचे जो होती हैं वो 2 लाइन होते हैं। जो फर्स्ट लाइन होती है वो लैंथेनाइड होती है। लैंथेनम के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं, जो हमने इसको ग्रुप में क्यों नहीं रखा या पीरियोडिक टेबल के अंदर, अगर ऐसा करते तो वो पीरियोडिक टेबल बहुत लंबा हो जाना था, इस वजह से उनको क्या किया, नीचे रख दिया। ठीक है, तो ये है सीबॉग का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ तक जो है वो सारे के सारे क्या हैं, ये वाले जो 2 ग्रुप्स हैं ये एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। ये फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप है, और ये सेकंड ए ग्रुप है, और इसके अलावा थर्ड ए से लेकर, ठीक है, 8th या 0 ग्रुप जिसे हम नोबल गैसेस कहते हैं, वहां तक जो है वो तमाम नॉन मेटल्स हैं। और ये जो बी ग्रुप से, बी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, उनको सारे को क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। Periodic table today. Most school science laboratories have a copy of the periodic table pinned to wall somewhere. हर एक लेबोरेटरी के अंदर पीरियोडिक टेबल जो है वो रखा हुआ है। सेकंड पॉइंट है, क्लोज इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल शोज दैट द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइप्स ऑफ एलिमेंट। उसमें एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो की है वो दिखाई गई है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स। बहुत सी जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादातर क्या हैं, मेटल्स हैं। Metalloids are the elements that have some of the physical properties of metal but some of the chemical properties of non-metal। तो यहाँ से metalloids की definition जो थी वो clear हो चुकी है कि metalloids वो elements होते हैं जो underlie करते हैं between these two groups, metal और non-metal के दरमियान। Antimony for example conducts the electricity। तो conduct electricity ये property किसकी, metal की, but इट्स केमिस्ट्री रिजेंबल्स दैट ऑफ द नॉन मेटल फास्फोरस। लेकिन इसकी जो केमिस्ट्री है वो रिजेंबल करती है किसके साथ, फास्फोरस के साथ। फास्फोरस जो है वो एक नॉन मेटल है। तो इस तरह हम एंटीमनी को क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। अब बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स विद द 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल आर कॉल्ड group 1 the alkali metals, and the elements with 2s electrons in their outer shell are called group 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब यहाँ पर जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि जिन एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिस ब्लॉक के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, हम उनको क्या कहते हैं कि वो उसी ब्लॉक से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। मसलन पहले जो है, अगर ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है वैलेंस शेल के अंदर, तो वो किस में आएगा, अंडरस्टूड बात है, एस सब शेल में आएगा। ठीक है, और जब हम बात करते हैं ऐसे एलिमेंट्स की जिनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो अंडरस्टूड बात है कि एस में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो वो दोनों एलिमेंट, दोनों टाइप के एलिमेंट जो हैं वो कहां पर एग्जिस्ट करेंगे, एस ब्लॉक के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। यानी अगर हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो वो एग्जिस्ट कर रहे हैं किसके अंदर, एस सब शेल के अंदर, तो हम उन्हें एस ब्लॉक का नाम दे देते हैं क्योंकि वो उन्हीं की प्रॉपर्टीज जो है वो शो करेंगे। These two groups are known as the S block elements because their property result from the presence of S electrons। क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं फिर वो किस पे बेस करेंगी, एस सब शेल के ऊपर बेस करेंगी। याद रखिएगा एस सब शेल के जो है सब शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। वो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस की वजह से। पी ब्लॉक एलिमेंट्स विद 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल, 2 s इलेक्ट्रॉन एंड 1 p इलेक्ट्रॉन। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन p में आ गया, आखिरी लास्ट वन, आर कॉल्ड ग्रुप 3 एलिमेंट्स। एंड सिमिलरली ग्रुप 4, तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 s में आ जाएंगे, 2 p में आ जाएंगे। ग्रुप 5 की बात करें तो उसमें 2 s में आ जाएंगे, 3 p में आ जाएंगे। ग्रुप 6 की बात करें 2 s में आ जाएंगे, ठीक है, और 4 जो है वो कहाँ पर आ जाएंगे, p में आ जाएंगे। ग्रुप 7 की बात करें तो उसमें 2 s में आ जाएंगे, 5 जो है वो कहाँ पर चले जाएंगे, p ऑर्बिटल्स के अंदर। ग्रुप अब नेक्स्ट जो है वो 8th ग्रुप जो है वो नोबल गैसेस का है, तो उन्हें 0 ग्रुप भी कहते हैं। ग्रुप 0 एलिमेंट्स हैव अ फुल आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन सो दैट द नेक्स्ट शेल इज एम्प्टी, हेंस द ग्रुप नेम। नेक्स्ट शेल उसका एम्प्टी होता है, इसी वजह से
और उसका ऑक्टेट रूल भी पूरा होता है और उसका आउटर शेल भी पूरा होता है, इसी वजह से हम उसे ग्रुप 0 एलिमेंट्स। इसकी एक और वजह भी है, उसकी वजह ये है कि ग्रुप 0 एलिमेंट्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसकी वैलेंसी 0 है, ये आपस में रिएक्ट नहीं करती। Group 3, 4, 5, 6 and 7 and 0 all have p orbitals filled, and because their properties are dependent on the presence of p electrons, they are called jointly p block elements। ठीक है, तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स बेस उसकी यही है कि उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एग्जिस्ट करता है किसके अंदर, p ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, d and f block elements। In a similar way, elements where d orbitals are being filled are called the d block or transition elements. In these, d electrons are being added to the penultimate shell। penultimate shell होता है कि outermost shell से inner shell। ठीक है, finally elements where f orbitals are filling are called the f block, and here the f electrons are entering in the anti penultimate or second from the outside the shell। यानी कि आउटर शेल से अगर एक शेल इनर साइड पे जाएं तो उन्हें क्या कहते हैं, डी ब्लॉक, और उस मेथड को क्या कहते हैं, पेनल्टीमेट। अगर आउटर शेल से, वेलेंस शेल से हम दो शेल दे जाएं, यानी कि एक शेल जो था, जो इनर पहला शेल आता है वो पेनल्टीमेट में आता है, उससे जो इनर शेल होता है उसे क्या कहते हैं, एंटी पेनल्टीमेट शेल। आई होप के लेक्चर आपको समझ आया होगा। इफ एनी क्वेश्चन यू हैव देन वी विल डिस्कस इन अ क्वेश्चन सेक्शन। ओके जी, अल्लाह हाफिज।